oxidation state of the molecule, right? For example, if I say aluminum has an oxidation state of +3, oxygen state has an oxidation state of -2. Molecular formula इनका क्या बनेगा? It would be Al2O3. क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना, इट इज टर्म्ड एज द शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं एक ही देता हूँ. अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +4. ऑक्सीजन की क्या होती है? -2. इसका क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? If we are cross multiplying the oxidation state, C2O4. But if I take 2 common, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CO2, right? Yeah. Yeah. Now, this is the molecular formula. Actual formula is known as the molecular formula. And simplest formula is known as empirical formula. Okay? So we can also say that molecular formula is equals to N into empirical formula. There is no more definition or theory to this topic. Are we clear? Yep. Empirical formula is the simplest formula, shortest formula, and molecular formula is the actual formula जो हम calculate करते हैं. How to go from empirical to molecular formula वो हम लोग discuss कर चुके हैं. आप empirical formula को calculate किस तरीके से करते हैं? For example, write the empirical formula containing carbon to hydrogen in the following ratio. तो अगर 1:4 है तो क्या बन जाएगा? CH4. अगर ये है तो क्या बन जाएगा? C2H6. अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो? What will you take common? 2 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3. सिमिलरली अगर C2H2 है, मतलब इन द रेशो का मतलब ये होता है कार्बन के कितने हैं? 2 एटम्स और हाइड्रोजन के भी कितने हैं? 2. अब इसमें भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? CH. सिमिलरली इसमें क्या कॉमन लेंगे? 6. तो ये बन जाएगा 6H. ठीक है? सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि एमोनिया, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एम्पेरिकल है और इनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दी हुई. अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज बेसिकली द एडिशन. आपके पास फॉर एग्जांपल इफ इट्स C6H4O2, दे आस्क अस टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास. ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा उसको उसके क्या कहते हैं, उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और एड अप कर देंगे. ठीक है? ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास इज द sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. 6 को क्या करेंगे? 6 into 12, 4 into 1 and 2 into 6. ठीक है? और इन सबको क्या कर देंगे? 8. 6 into 12 कार्बन हो गया, 4 into 1 हाइड्रोजन हो गया, प्लस 2 into 16 ऑक्सीजन हो गया. इन सबको ऐड करेंगे, दिस वुड गिव अस द molecular form. And we would see that from the periodic table जो डाटा उसमें हमें दिया हुआ. ठीक है? As you can see in the following examples as well. Okay, C6H12O6 है तो 6 into 12, 12 into 1 and 6 into 16. उन सबको ऐड कर. आप लोग चुप हो बहुत ज्यादा. Are you not picking up the point or you understand everything that we have discussed so far अभी तक? Yeah, we do. Sorry?
एनी हाउ, फॉर्मूला मास हमने आगे डिस्कस किया हुआ कि फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ a substance is called formula mass. Sodium chloride, also called as table salt, is used to flavor foods, preserve meat, and in the preparation of large number of compounds. Determine its formula mass. NaCl हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का क्या होता है 35, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो इज यूज टू फार्मूला, एक यूनिट का क्या फार्मूला मास होगा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम किसी भी आयनिक And what कंपाउंड को is किस the तरीके से, difference between? not really, there is not much of a difference between the formula mass of वो, बस बेसिकली formula mass में यूनिट लेते हैं उसका कि which is the unit, उसके अंदर कौन से रिपीट हो रहा है, रिपीटेड यूनिट का मास हम लोग ले रहे हैं। आयनिक मॉलिक्यूलर मास हो गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास हो गया, कंटेन्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। So we are represent an ionic compound by its formula unit. A formula unit indicates the simplest ratio between the cations and anions in an example. For example, NaCl की रेशियो क्या होगी 1:1। ठीक है, फिर जब फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला नेम लिखते हैं तो हमें जनरल कुछ बेसिक रूल्स को अपने माइंड में रखना होता है। पहला पॉइंट इज राइट द सिंबल्स फॉर द कैटाइंस फर्स्ट एंड देन राइट द सिंबल्स फॉर द एनाइंस एंड देयर चार्जेस। आर वी फेमिलियर विद द कैटाइंस एंड एनाइंस? Do we have any confusion with cation or anion? No. ठीक है, No. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ कैटाइन व्हिच इज अ पॉजिटिव आइन अलोंगसाइड उसका सिंबल और उसका चार्ज। नेक्स्ट इज बैलेंस द चार्जेस ऑन द कैटाइन्स एंड एनाइन्स यूजिंग द स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर 1 1 है तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन द कैटाइन मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द, फॉर एग्जांपल हमने Al2O3 लिखा था ना, अब Al के ऊपर क्या है +3, O के ऊपर क्या है -2। अभी मैं बैलेंस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, और वही इसका फॉर्मूला बनता है Al2O3। मैंने आपको दूसरी तरह बता दिया, इन्होंने दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको, रूल सेम ही है। मैंने क्या बताया था, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन्होंने क्या कहा है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर दो इक्वल, दोनों के केस में आपके पास आंसर सेम ही आएगा। एंड लास्ट इज राइट द कोएफिशिएंट एज सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच। ये ओ उन्होंने आगे कोई एग्जांपल भी की हुई है Al2O3 में, जैसे LiOH है, LiOH लिथियम पे क्या चार्ज होता है +1 का, OH पे कितना चार्ज होता है -1 का, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मैं इनको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा LiOH। ठीक है, लिथियम पे +1 का ही चार्ज होता है ना, ग्रुप 1 देखना, लिथियम ग्रुप 1 में ही है ना, आई मीन मिस्टेक ना कर रहा हूँ। Yeah, it is in group one. ओके, इफ आई राइट Mg and OH क्या फॉर्मूला बनेगा उसका श्रीनो? Mg किस ग्रुप से Uh, बिलोंग करता है? can I check? I don't remember. ग्रुप 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया MgOH²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई या अगर हम बुकिश लैंग्वेज को देखें तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करना है तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये MgOH² बन। ठीक हो गया? Okay. आपको ये याद करने होंगे, NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पे भी नेगेटिव का चार्ज होता है, फॉस्फेट पे -3 का, एंड सल्फेट पे -2। की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.02 into 10 raised to power 23, and 1 mole of every substance contains Avogadro's number and have equal number of atoms, molecules or ions. A mole is the amount of substance that contains Avogadro's number. This experimentally determined number is known as the Avogadro. So अगर हम कहते हैं क्या 1 mole of sodium and 1 mole of oxygen equal है, तो हम कहेंगे yes in terms of their number of molecules, atoms or ions, because 1 mole of every substance
1 mole of every substance contains equal number of atom molecules। अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस लेंगे 1 mole of each substance, तो वो मैथमेटिकली आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दैट इज 1 mole of सल्फर, 1 mole of कार्बन, एंड ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज द वन मास ऑफ 1 mole of कार्बन? ठीक है, तो वन मास ऑफ 1 mole of कार्बन किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। ठीक है, और 32 grams of sulfur, how many atoms are there? तो 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा भी होगा कहीं पे, ये देखो ये एग्जांपल्स दिए हैं उसने। ठीक है, कार्बन, मास ऑफ कार्बन 12 हमारे पास किसके इक्वल है, वही जो मैंने आपको 12, आई सेड दैट 12 ग्राम्स मैंने बोला था ना। सिमिलरली वन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम्स के। जिंक किसके इक्वल होगा, 63। ये बेसिकली क्या है, उनके एटॉमिक मासेस है। एक्चुअली में मोल का जो फॉर्मूला होता है ना, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और हम जो है नंबर ऑफ एटम्स या उसको डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर के थ्रू भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ मास, अच्छा इसका बताओ, विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर, व्हाट विल द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, क्या होगा मास उसका? you know what will be the mass of 1 mole of water molecule? वाटर के मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, which means क्या होगा उसका मास? Um, 18। it's gonna have two. 18, ठीक है, सो वन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 18 ग्राम्स, एज यू कैन सी। सिमिलरली जो 1 ग्राम 1 मोल ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू, उनके सारे मैसेज को आपस में ऐड कर देंगे, दिस वुड बी इक्वल टू। बाकी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास में एग्जैक्टली वही डिफरेंस है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, सिंगल एटम होगा। ग्राम मोलिकुलर मास में क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड होगा। और ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड। सेम चीज है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने लिखा भी हुआ है यार। ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट, दैट जो नॉर्मली डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, आयनिक फॉर्मूला यूनिट। इन सब में 6.02 × 10⁻23 एटम्स ही होंगे। ठीक है, 1 मोल की अगर हम बात करें, दे वुड कंटेन, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें 6.02 एटम्स होंगे। अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो 6.02 मोलिक्यूल्स होंगे। अगर हम फॉर्मूला मास की बात करें तो 6.02 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ऑल दीज क्वांटिटीज रिप्रेजेंट फॉर्मूला मास। अब देखो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड सुक्रोज। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम कितने के इक्वल होता है, 23 के। सो एंड नाइट्रोजन हमारे पास किसके इक्वल होता है, N2 के। तो 1 मोल ऑफ 14 × 2 हो जाएगा। और अब इन सबका मोलिकुलर मास निकाल के उसको आपस में ऐड कर देंगे तो वो उसके हिसाब से। जैसे कॉपर, कॉपर का बताओ मुझे क्या बनेगा, पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। कॉपर, कॉपर का क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ कॉपर कितना उसका मास होगा? बेसिकली ये उसी फॉर्मूला से आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास हम हमेशा पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। उसने कितने मोल्स को फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और कॉपर का मास कितना होता है पीरियोडिक टेबल से देख के बताएं, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर? 55.93. 55। तो ये साथ में 95। 55.93. गुस्सा क्यों कर रही हैं, मुझे लगा ये सेट 93। Oh no. So this would be the one mass of 1 mole of
कॉपर। आयोडीन I2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो 2 इंटू वट एवर द मास ऑफ आयोडीन जो होगा वो बन जाएगा। पोटाशियम सिंपली K की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O2 में, तो 2 तो ऑक्सीजन के 1 मोल किसके इक्वल होगा, 32 ग्राम्स की। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.5 मोल ऑफ ओजोन इज कैलकुलेटेड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। कितने मोल्स है हमारे पास, 9.05। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे 6 इंटू 13 करके, 3 इंटू 16 करके, सॉरी। ठीक हो गया। और फिर ये आपस में, दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो इसी तरीके से सिस्टम किया है, बट थ्योरी आपने इसको ऐसी फॉलो करनी है, द वन विच इज गिवन इन द बुक। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 32, तो 32 प्लस 12 कितना हो Okay. जाएगा 44। उसने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स मोलर मास एंड यूज इट टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास। उसने हमें इक्वेशन दे दी है 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास कितना निकला 44, और मोल्स उसने कितने बोले हुए 0.25, तो 0.25 इंटू 44, 11। ओके, अब एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करते हुए उसने अब हमें कहा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। अब उसने मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम्स, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 2, 1.008. 2, 2, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना हाइड्रोजन, तो 2 Oh होगा। yeah. ठीक है, तो आंसर कितने मोल्स बन देंगे यहाँ से 2.5। ठीक है, आइस, आइस क्या होता है मेरे पास, बेसिकली वाटर होता है। उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगेन सेम फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मास उसने कितना दिया हुआ है 100 ग्राम्स, तो मैं मास की जगह पे क्या लिख दूंगा 100 ग्राम्स, और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का, अभी अभी हमने किया 18। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। ये देखो 5.5, 100 डिवाइड बाई 18। अब इन्होंने यहाँ पे उनके पूरे पूरी वैल्यूज ली नहीं है, 1.008 वाला फैक्टर। नॉर्मली हमारे पास हमें इतनी वैल्यूज याद करनी नहीं पड़ती हैं, लेकिन देख लेना। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, 1.008 दी हुई है। 0.008. जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वही यूज करेंगे। ठीक है, डू वी हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? For the next topic, we have mole and particle calculation. हम लोगों ने, if you remember, times and again हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि 1 mole of every substance contain equal number of atoms, ions and particles. ठीक है, आइंस होंगे तो आइंस, 1 मोल ऑफ आइंस बराबर होंगे, पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल्स बराबर होंगे। अब उसने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिंक इज अ सिल्वरी मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग स्टील टू प्रिवेंट कुरियन। मे भी शायद हम आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे प्रिवेंशनल मेजर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्रिफिशियल कोटिंग ना, कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो वो खुद को सेक्रीफाइस करता है, और स्टील अंडरनीथ जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर वन इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, सिंस यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम मोलर मास की जगह पे यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर लिख देंगे। ठीक है, जब भी वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल या कुछ भी ऐसे कैलकुलेट करने को बोलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, विच इज मोल इज इक्वल्स टू मास, लेकिन नीचे मोलर मास की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, एवोगाड्रोस नंबर, जब भी पार्टिकल आइन या कुछ भी ऐसा कैलकुलेट करने को हमें बोलेगा।
वी क्लियर? Yeah. ठीक है। सो अब उसने नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए थे, अब वो गार्डोस नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल हैव द आंसर। ओके। Okay. सिमिलरली अगेन उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम दिए हुए हैं, हमें अगेन नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने अगेन रिपीट किया कि नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आइंस, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज हो रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला वुड चेंज टू मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है। तो अब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर। अब देखो यहाँ पे उसने अगेन वही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, 0.5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.6.02 पावर 33। देन इसने बोला हुआ है कि ये पता नहीं क्या वर्ड है, the CH4 is a molecular compound, thus 1 mole of methane will have 6.02 molecules. Similarly, SO2 is a molecular compound, its 1 mole is क्वेश्चन क्या है? अच्छा, वो ऊपर क्वेश्चन उसने सही स्टार्ट में नहीं में, एनी हाउ सॉल्यूशंस मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बेसिकली, उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं हमें, नंबर ऑफ एटम्स, सो यू कुड सी के मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर आ रहा है, वो मोलर मास नहीं यहाँ पे यूज करेगा, कुछ भी इस तरह की चीज को नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहा। ओके। डू वी अंडरस्टैंड? हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, I understand. यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग ना, दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग ऑन दैट। अच्छा, अब उन्होंने हमें नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑन दिस मेटल, अब अगेन उसने हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, वही फॉर्मूला। अब हम ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। हम उसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, यू कैन सी है। पहले उसने मोल्स दिए हुए थे और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे, अब उसने हमें मोल्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ, बाकी डाटा दिया बस। ओके। Okay. जैसे इस क्वेश्चन में अगेन उसने हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए, 3.0, और एवोगाड्रोस नंबर कितना होगा, तो हम किसको डिवाइड कर देंगे, 3.011 इंटू 10^22 को किससे डिवाइड करेंगे, Avogadro's number. विच इज 6.02 इंटू 10^23। जब उसने हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने को बोला था तो उसने हमें मोल्स दिए हुए थे। ठीक है। अब उसने हमें मोल कैलकुलेट करने को बोला है तो उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं। ठीक है। Okay, I get it. जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला रीअरेंज करना। एंड इसमें एक चीज आपने ये याद रखनी है कि हम किसी एक का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे, हम बाकियों के नंबर ऑफ मोल फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसने ये बोला है, अच्छा, जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो हमें दो रूल्स को फॉलो करना होता है, दो रूल्स को अपने माइंड में रखना होता है, कंजर्वेशन ऑफ mass, law of conservation of mass, and law of conservation of moment. Sorry, law of conservation of momentum कह रहे हैं, law of conservation, law of definite proportion. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो इंडिकेट कर रहा है, ये हमें क्या बताता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होता है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है देयर इज सर्टेन रेशियो in which the two elements react to give product. For example, अगर हम H2O की बात करें तो H2O की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, 2H2 plus O2 gives 2H2O, which means इसका रेशियो क्या है, 2:1 में जब रिएक्ट करेगा तो ही मेरे पास क्या आएगा, वाटर आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
there's a certain ratio in which the two elements react to give product. Okay. Are we clear about these two laws? Yeah. अब उसने स्टार्ट में यही बात किया हुआ है कि identify the reactants and product and write the word equation of the reaction, represent the chemical equation as follows. Write the symbols to the equation. अब कोल हमारे पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन इज O2, रिएक्ट करेंगे और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। ये वर्ड इक्वेशन होती है, ये केमिकल इक्वेशन। ठीक है। Okay. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इस तरीके से होता है, हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पे करना होता है। सिंस वी कैन सी हियर इज 1 मोल ऑफ कार्बन, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, सॉरी 1 एटम ऑफ कार्बन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? if I Isn't it? multiply if I multiply 2 here, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। Yeah. ठीक है। और अगर मैं 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, आप काउंट करो, हाउ मेनी कार्बन्स डू वी हैव ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड? इक्वल। हाइड्रोजन्स कितने हैं दोनों साइड्स पे? They 4। are. नाउ दे आर 4 इक्वल। देखो ना, 2H2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे भी कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे? 4। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। Yeah. इससे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, ऐसा नहीं होता कि हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे अब ये देखो, अच्छा उसने ऊपर किया हुआ था ऑलरेडी। अब जैसे ये इक्वेशन है, डू वी सी एवरीथिंग बैलेंस्ड है? अच्छा, एक और चीज भी होती है विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, दे आर नोन एज स्पेक्टेटर आइंस। ठीक है। स्पेक्टेटर आइंस वो होते हैं जिनकी स्टेट दोनों साइड्स पे चेंज नहीं होती है हमारे पास। एज यू कुड सी, HCl को अगर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। NaOH को उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे NaCl एंड H2O बन गया। हमने इसको H2O क्यों लिखा और इसको हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों नहीं लिखा? अब आप यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था? एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे क्लोराइड किस फॉर्म में? एक्वस में। यहाँ पे भी क्या है? एक्वस फॉर्म में। सोडियम यहाँ पे किस स्टेट में? एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे भी क्या है? एक्वस फॉर्म में। तो जो आइंस अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते उनको क्या नाम दिया जाता है? स्पेक्टेटर आइंस का। और जो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं हम उसको एज अ कंपाउंड लिख देते हैं। ठीक है। So आप spectator, oh I said the opposite. The ions that actually do not take part in the chemical reaction are called spectator ions, and write the net ionic equation is this one. नहीं, सही बोला था। अब जो आइंस रह गए जिन्होंने अपनी स्टेट चेंज किया वो हम नोट कर लेंगे और उसका प्रोडक्ट लिख देंगे। जैसे आप इस पे फोकस करो, ये पे Mg की स्टेट में, सॉलिड में, और अगर हम इनको इनके आयनिक स्टेट में डेवलप करें तो Mg सॉलिड आ गया, हाइड्रोजन एक्वस आ गया, सल्फेट भी एक्वस आ गया। यहाँ पे मैग्नीशियम एक्वस है, सल्फेट भी एक्वस है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। ठीक है। अब हम किसको कैंसिल आउट करेंगे? किस किस को कैंसिल आउट करेंगे जो हम जिनको हम नेट आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखेंगे? यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड में था, यहाँ पे मैग्नीशियम एक्वस में था, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे सल्फेट एक्वस में था, यहाँ भी सल्फेट एक्वस में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो नेट आयनिक इक्वेशन में कौन से दो आएंगे? Mg एंड H। तो हम उसको लिख देंगे Mg2 पॉजिटिव एंड H2 गैस। Wait, can you repeat what are spectator ions again? जो अपनी स्टेट्स चेंज नहीं करते ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब हम एक ये करते हैं। डू यू हैव ए बुक ओपन?
Yeah. Can you tell me क्या लिखा हुआ है? Um, it's AgNO NO3 NO3 plus sodium chloride. नहीं, नीचे स्टेट उसकी क्या लिखी हुई है? एक्वस लिखा हुआ है दोनों Oh, पे। it's aqueous. Yeah, it's aqueous. Both of them are एंड प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? AgCl it's solid एंड and NaNO3। it's aqueous. अच्छा, अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं उनके आइंस में, ठीक है। Ag क्या हो जाएगा हमारे पास? Ag +1 एक्वस, NO3 -1 एक्वस, प्लस Na +1 एक्वस एंड Cl -1 एक्वस। ये रिएक्टेंट्स हो गए। प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गया? Ag सॉलिड +1, Cl सॉलिड -1, प्लस Na एक्वस +1 एंड NO3 एक्वस +1। अब मुझे बताओ कौन कौन से कैंसिल आउट होंगे जिन्होंने अपनी स्टेट चेंज नहीं की होगी, एंड वो कौन से हैं जिन्होंने अपनी स्टेट चेंज नहीं की? यहाँ पे देखो, Ag एक्वस में था, यहाँ पे सॉलिड में आ जाएगा, तो मैं इसको साइड पे लिख लूंगा, Ag +1 एक्वस, ठीक है। NO3 यहाँ पे भी एक्वस में है, यहाँ पे भी एक्वस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे भी एक्वस में, यहाँ पे भी एक्वस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या रह गया? Cl यहाँ पे क्या था? एक्वस स्टेट में था, और दूसरी साइड पे क्या है, तो क्या बन जाएगा? AgCl Oh, सॉलिड। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। okay. अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, बट लेट्स सी लास्ट टॉपिक क्या है। मोलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा, वो तो सिंपल है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है कि हम उसको पूरा स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें, और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये मेरे पास क्या है, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे शो करते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये। अब कार्बन काउंट करो कितने बन रहे हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 3 2 2 3 6 एंड 10। तो C4H10 इसका क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। और अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब उसने कहा है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देन राइट द सिंबल ऑफ दी साइड बाय साइड, काउंट द नंबर। जैसे अब ये है, इसका इसका बताओ, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका Um, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? हाउ मेनी there are कार्बन्स डू आई सी? two carbon 2 atoms, और 5 एंड hydrogens. OH। Oh, okay. इसका क्या बनेगा, सेकंड वाले का? 2 carbon atoms. C2H5NH2। 7. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H7N। और ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H6O, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे ऐसे ही रेफरेंस दिया। Okay. सिमिलरली यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। So that is the end of this chapter. Now solve this question. Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 and H2. जल्दी से सॉल्व करें। Yeah, I get it. ओके, इट इज, क्या है हमारे पास, Zn, आई डोंट Yeah. नो वेयर इट इज। हमारे पास Zn है, सॉलिड में लिखा हुआ है, लिक्विड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Solid. Zn सॉलिड। अब हम इसी साथ ही ऑक्सीडेशन से लगा देते हैं +2, ठीक है। 2H+1 एंड Cl2 नेगेटिव, और ये दोनों आएगा एक्वस में है, अगर मैं देखूं तो ऐसे ही लिखा हुआ है। Yeah. gives Zn +2 aqueous and Cl2 negative aqueous and 2H positive
गैस। अब हमने सिर्फ देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। क्या जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? यस, वो सॉलिड से एक्वस में चला गया। तो पहला एलिमेंट हम कौन सा नोट करेंगे? Zn +2 सॉलिड। ठीक है। अब H को देखते हैं। H यहाँ पे भी एक्वस में है और प्रोडक्ट साइड पे भी नहीं सॉरी गैस में है, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 2H पॉजिटिव, यहाँ पे एक्वस में था। ठीक है। सॉरी मैंने गलती से इसको कैंसिल आउट कर दिया, मैं पहले वो रिमूव कर दूं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पे। क्लोराइड यहाँ पे भी एक्वस में, यहाँ पे भी एक्वस में, विच मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी प्रोडक्ट साइड की? Zn+2 एज इट इज लिखा जाएगा, बट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? एक्वस। और क्लोराइड को साथ में हम क्या लिखेंगे? प्लस, सॉरी क्लोराइड नहीं, H पॉजिटिव, तो उसको हम क्या लिख देंगे? H2 गैस। Oh, okay, then it's correct. Okay, I got it correct. Good job. Do we have any questions or do you No. want me to revise